आपके शहर की एक बड़ी खबर नहीं छूटेगी। जो भी खबर जहां भी होगी, इंडिया टीवी पर आप देखेंगे फटाफट धुआंधार एक्शन से जुड़ी हुई सभी खबरें। ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 6 खबरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आपको एक साथ 6 बड़ी खबरें हम बताते हैं, जिसमें मोदी ने पहली बार बीजेपी की नई टीम एक साथ संवाद उनके साथ किया है और ये मंथन कल आधी रात तक चलता रहा। मोदी 4.25 घंटे तक बीजेपी के नए पदाधिकारियों के साथ बात करते रहे। बीजेपी हेडक्वार्टर में मोदी ने जेनजी प्लान सील कर दिया। 27 और 29 का मिशन सेट कर दिया है। टास्क फोर्स भी तैयार है। इधर राहुल गांधी ने अब महिलाओं का मोर्चा संभाल लिया है। गूंज कार्यक्रम कल पुणे में था, जहां उन्होंने मनुस्मृति की याद दिलाई, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने का पूरा इतिहास बताया। और इधर सवर्णों का प्रदर्शन भी तेज होता जा रहा है। आरक्षण के खिलाफ चल रहे इस रण ने यूपी का सियासी टेम्परेचर काफी बढ़ा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी का अगला जंतर मंतर तैयार है। आज का दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको बताएंगे। इधर चीनी ने के जो जमाखोर हैं उन पर योगी का हंटर चला है। सभी खबरें विस्तार से आपके सामने रखेंगे। अब दिल्ली पुलिस की आंख में मिर्च का पाउडर डाला गया, उसके बाद लाठी डंडे चले। क्या राजधानी में खाकी वर्दी पर इस वक्त भारी पड़ रहे हैं गुंडे? इसी बड़ी खबर पर हम आप विस्तार से बताएंगे। दिल्ली में पुलिस पर दिन दहाड़े हमला हुआ। आंखों में मिर्च पाउडर डालकर दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की गई और दिल्ली के भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के आंखों में मिर्च डाल दिया गया। पहले फिर पिटाई की गई। दरअसल इलाके के बीट स्टाफ हेड कांस्टेबल दिनेश और हेड कांस्टेबल राजेश पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रहे थे और पुलिस ने बिना वैध दस्तावेज वाली एक मोटरसाइकिल को जब्त करके थाने में जमा कर लिया। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे बाइक मालिक और उसके परिवार के कुछ लोग पुलिस कर्मियों की कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की आंख में मिर्ची पाउडर डाल दिया और ईंट डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। और बचाव करने पहुंचे कांस्टेबल टीनू पर भी आरोपियों ने हमला किया। हमले में कई पुलिस लोग घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से इस गले के अंदर मौजूद जो आरोपी हैं, पुलिस के जवानों के ऊपर जो वर्दी में हैं, उनके ऊपर डंडों से लगातार वार किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, पुलिस के पास हथियार भी हैं। यहाँ पर पुलिस के पास पिस्टल है, लेकिन पुलिस यहाँ पर मार खा रही है। लेकिन पुलिस की ओर से कई बार भी वो हथियार नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पता है कि अगर वो अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि बेखौफ गुंडों को कोई वर्दी का खौफ नहीं है और एक के बाद एक करके पुलिस वालों को पकड़ रहे हैं और उन्हें मारे जा रहे हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी आपको नजर आ रही हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें पुरुष हैं। इसमें एक नाबालिग भी है जो पत्थर लेकर पुलिस के ऊपर वार कर रहा है। अब मामला क्या था ये भी तो समझिए कि किस लिए पुलिस के ऊपर इस तरह से हमला किया गया, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल एक बाइक के कागजात मांगे गए थे, लेकिन वो कागजात नहीं दिखा पाए और जिसके बाद उस गाड़ी को जब्त करने की बात आ गई क्योंकि कागजात नहीं है। तो आप देखिए कि जैसे ही पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो किस तरह से जो वहां पर मौजूद लोग थे या जिनकी बाइक थी, उन्होंने पुलिस को घेर लिया और अपनी गली में शेर बन गए और पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। तो आंखों पर मिर्च का पाउडर डाला गया सबसे पहले, ताकि पुलिस वाले देख ना सकें। आप सोचिए कि आंखों में मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं तो किस तरह की इनकी मानसिकता होगी। दूसरी बड़ी बात, पुलिस पर ईंट डंडों से हमला किया गया। आप देखेंगे एक एक तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि लाठी डंडे तो चल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही पुलिस के ऊपर ईंट और पत्थर भी मारे जा रहे हैं, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है जो साफ नजर आ रहा है कि वो हाथ में पत्थर लेकर पुलिस के ऊपर हमला करता है। अब हमले में महिला और नाबालिग भी शामिल हैं। अब सोचिए कि पुरुष तो पुरुष हैं ही, जिसमें नाबालिग भी हैं और साथ ही साथ महिलाएं भी हैं जो इस पूरे मारपीट में साफ दिख रही हैं कि पुलिस के ऊपर वो हमला कर रही हैं। तो एक दो नहीं, यहां पर कई लोग हैं। मैं आपको गिनवाऊंगा कि कितने लोग थे जिन्होंने इन पुलिस वालों को पकड़ के घेर के मारा है और पुलिस वालों का संयम भी आपको दिखाऊंगा कि पुलिस ने अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। अब आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस को घेर कर मारने की वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस अपना काम कर रही थी। पुलिस कर्मियों पर जो ये आंखों पर मिर्च का पाउडर डाला गया, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही थी और पुलिस का काम क्या था कि जो गाड़ियां आप चलाते हैं उसके कागजात क्या, बिना कागजात के कैसे आप गाड़ी चला सकते हैं। यह मामला कहां का है? मुकुंदपुर के जनता विहार में पुलिस टीम के ऊपर हमला हुआ है। तो मुकुंदपुर पर यह हमला हुआ है, भलसवा डेयरी का इलाका है जहां पर जनता विहार की यह घटना है। 22 अगस्त की घटना है, दोपहर 3 बजे का वक्त है,
जब वलसबा डेयरी इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जब अपना ड्यूटी कर रहे थे, उस वक्त उन्हें अपनी ड्यूटी करने की वजह से ही उनके ऊपर यह हमला किया गया, यह जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने बिना कागज वाली मोटरसाइकिल को सीज कर लिया था, जिसके कागजात नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, जब कागजात नहीं है तो पुलिस जब्ती करेगी गाड़ी या पूछताछ करेगी। और पुलिस एक्शन का विरोध करने पहुंचे परिवार के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ, बाइक सीज करने को लेकर सवाल खड़े किए गए। अब उस बाइक में ऐसा क्या था कि आरोपी इतने उग्र हो गए और पुलिस को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस हमला करने वाले बदमाशों पर एक्शन शुरू कर चुकी है। आसपास के जो लोग हैं और लगे हुए सीसीटीवी कैमरास हैं, आरोपियों की पहचान उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। पुलिस की पिटाई करने में शामिल आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम जगह जगह रेड डाल रही है। 17 साल के एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे घटना में सुनील उर्फ पंकज नाम के एक शख्स का नाम आ रहा है। सुनील उर्फ पंकज फरार चल रहा है। जांच में यह भी पता चला कि वो इलाके का बैड कैरेक्टर है। उसके खिलाफ पहले से ही 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस के 2 मामले भी शामिल हैं। सुनील उर्फ पंकज की तलाश में पुलिस जगह जगह रेड कर रही है। जिस जगह दिल्ली पुलिस पर हमला हुआ, वहां इस वक्त इंडिया टीवी के संवाददाता शोएब रजा भी पहुंचे हैं। उन्होंने वारदात के चश्मदीदों से बात की। चश्मदीदों ने क्या बताया वो आपको सुनाते हैं, फिर आगे की कहानी बताएंगे। मैं इस वक्त भलसवा डेयरी के उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये इलाका कहलाता है मुकुंदपुर की जनता विहार, ये इलाका कहलाता है। और जो वीडियो आपने देखा है उसमें आपको साफ तौर पर ये खंबा नजर आ रहा है और यहीं पर पुलिस को एक तरीके से घसीट कर कई जो लाठी डंडों से उन पर वार किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये तमाम जो घर है उस वीडियो में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक यही घटना है, क्योंकि कल 22 अगस्त की दोपहर 3 बजे की यह घटना है, जहां जो बीट स्टाफ जो कांस्टेबल है दिनेश और हैंड कांस्टेबल राजेश पेट्रोलिंग और चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बाइक पकड़ी और बाइक को जब्त कर लिया। और विवाद इतना बढ़ गया बाइक जब्त करने के बाद कि जो आरोपी है वो अपने पूरे परिवार के साथ, एक तरीके से उसके पिता और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उन तमाम को लेकर लाठी डंडों के साथ वो यहाँ पर पहुंचा। एक बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप ये देख रहे हैं ये घर, यहाँ पर पुलिस ने अपना एक स्टाफ रूम बनाया हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी जब यहाँ गश्त करते हैं, यहाँ इलाके में क्राइम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। और उनको ये जानकारी थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बाइक जब्त की है वो यहीं पर है। वो अंदर यहाँ ढूंढते हुए उन्हें आए, बाकायदा लाठी डंडों के साथ, और मिर्च भी लेकर आए। कई पाउच थे। उन्होंने आते ही जब पुलिसकर्मियों को देखा कि वो बाहर निकले पुलिसकर्मी यहाँ से, देखिए बाइक भी पुलिस की यहाँ पर खड़ी है। इसी रूम में पुलिसकर्मी यहाँ कुछ स्टाफ रूम बनाया हुआ है, वो यहाँ पर बैठते हैं। तो जैसे ही पुलिसकर्मी बाहर निकलते हैं उनकी आंखों में मिर्च डाल दी जाती है और उसके बाद लाठी डंडों से उन पर वार किया जाता है। यही वो जगह है जहां लगातार डंडे बरसाए जा रहे थे पुलिस पर। और जो स्थानीय जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे पूरी एक रणनीति, यानी कि एक साजिश के तहत पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर पहुंचा था लाठी डंडों से पुलिस पर वार करते हो। पुलिस को काफी चोटें भी आई है, एक चश्मदीद भी है। सूरज बताए कि क्या आपने देखा था उस वक्त? यहाँ मैंने ये देखा था कि पुलिस को लोग मार रहे थे। हाँ। मैंने ये देखा था। वो कितने लोग थे? हम देख रहे हैं वीडियो में काफी लाठी 7 लोग थे, और भी लोग आए थे, काफी लोग भी थे यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर वहाँ पे जहाँ वो बाइक खड़ी है वहीं पे लड़ाई हो रही थी। मिर्च उनके हाथ में थी? मिर्च का पैकेट जेब में से निकाल के फाड़ के आंखों में झोंक दिया पुलिस के। हाँ, पुलिस के। पुलिस फिर आंखों देखने लगी, फिर दूसरे पुलिसों ने पकड़ा उसे। एक आदमी को पकड़ लिया? हाँ, एक आदमी को ही पकड़ रखा था और बाकी भग गए। तो वो उसमें महिलाएं भी थी? हाँ, एक लेडीज भी थी और बाकी सब जेंट्स लड़के थे, बच्चे थे। यहाँ क्या है इस घर में? यहाँ पुलिस रहती है? क्या कहते हैं? पुलिस का स्टाफ रूम है ये यहाँ पर। हाँ। तो वो लोग यहाँ ढूंढते हुए आए कि यहाँ पर पुलिस रुकी हुई है, इन्होंने हमारी गाड़ी या बाइक को जब्त किया है। हाँ, यही। इसलिए उन्होंने पीटाया। हाँ। आप जो लोग थे उनको जानते हैं आप लोग? मैं नहीं जानता उन्हें मैं जानता ही नहीं हूँ। जो दूसरे लोग थे किसी ने छुड़वाने की कोशिश की या इस तरह से? क्योंकि प्रशासन थी ना, इसीलिए कोई नहीं छुड़ाना चाह रहा था। अच्छा, अचानक से हमला किया? अचानक से हमला किया। ऐसा इनको भी नहीं पता था कि ये हो जाएगा। प्रशासन को भी ढूंढ रहे थे पहले इनको। हाँ, प्रशासन को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा यहाँ। तो देखिए कितनी एक तरीके से कहें कि गुंडाई
कि लाठी डंडे लेकर वो लोग आए और पुलिस पर हमला किया बाकायदा, और कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हुए हैं। आंखों में मिर्च झोंकी गई पहले, उसके बाद पुलिस पर डंडे बरसाए गए, लाठी बरसाई गई। इस मामले में जो नाबालिग है उसको पकड़ा गया है। उनके जो पिता है नाबालिग के, उसके बताया जा रहा है कि 17 मुकदमे दर्ज है, पहले से ही 17 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अब पुलिस उनको भी ढूंढ रही है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहाँ की जो वीडियो है जो हम देख रहे हैं कि जहाँ पुलिस पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाए जल्दी से जल्दी और उनको कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाए। और इस वक्त खुद हमारे साथ शोएब रजा जुड़ चुके हैं। शोएब, आपकी रिपोर्ट हमने दर्शकों को दिखाई और जो चश्मदीद बयान दे रहे थे वो भी सुनवाया। फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है, क्या कार्रवाई की जा रही है, और साथ ही वो जो पंकज जिसका नाम इस पूरे केस में सामने आ रहा है, उसको लेकर के क्या खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए ये खबर सामने आ रही है कि जो आरोपी है, खासतौर पर क्योंकि एक नाबालिग को पकड़ा भी गया है, लेकिन उनके जो पिता है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो पहले से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पूरी साजिश के तहत ये हमला किया गया पुलिसकर्मियों पर। और कल जब ये मामला सामने आया तो लोग जो बता रहे हैं, हम भी हैरान रह गए कि कोई एक आम आदमी ऐसा नहीं कर सकता कि वो बाकायदा पाउच लाए मिर्च के और पुलिस की आंखों में फेंक दे और उसके बाद लाठी डंडों की वो बरसात कर दे पुलिस पर। तो इन लोगों ने यही किया और वीडियो में साफ देखा जा सकता है किस तरह से वो पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जिस घर की मैं बात कर रहा हूं, जिस गली में मैं खड़ा हूं, लोग ये बता रहे हैं कि वो लगातार वहां से जो आरोपी है कि इस पूरी गली में कई चक्कर वो लगाते रहे। उनको ये जानकारी मिली थी कि जिन्होंने हमारी बाइक को पकड़ा है वो पुलिसकर्मी यहीं पर कहीं है, और जब कई बार उन्होंने चक्कर लगाया उनको फिर जानकारी मिली कि इसके अंदर है, इस घर के यहाँ एक स्टाफ रूम पुलिस ने बनाया हुआ है, यहाँ बैठती है पुलिस गश्त के दौरान। तो जो पुलिस के जवान है वो यहाँ है, उन्होंने दरवाजे को खोला, पुलिस को बाहर बुलाया किसी बहाने से, और यहाँ पर आते ही उनकी आंखों में मिर्चें झोंक दी और लाठी डंडों से बरसात कर दी। वीडियो में जो नजर आ रहा है वो यहाँ है कि कैसे एक पुलिसकर्मी का जो पैर है वो अंदर, यहाँ एक नाली है यहाँ पानी की, उसके अंदर फंस गया और उसके बाद उस पर लाठी डंडे बरसाए गए। यहाँ से एक महिला पीछे से डंडे बरसाती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा जो मामला है राजधानी दिल्ली में कि किस तरह से गुंडाई की जा रही है और पुलिस की आंखों में मिर्च डालकर उनको पीटा जा रहा है, ये पुलिस के इकबाल पर भी एक तरीके से वार करने की कोशिश है। अब पुलिस की जिम्मेदारी यही है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आरोपियों को, सभी आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और कानून के मुताबिक उनको सजा दिलवाई जाए, क्योंकि पूरा कई जो लोग इसमें शामिल है वो पहले से भी अपराध में शामिल रहे हैं। पुलिस के तरफ से जानकारी दी गई है तो उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी एक शख्स की गिरफ्तारी हो पाई है, बाकी अभी फरार है। जाहिर सी बात है कि आप बता रहे हैं कि बात ये भी है कि पुलिस को ये भी एक जो आरोपी है जिसका नाम पंकज बताया जा रहा है, तो उसके बारे में पुलिस के पास डिटेल होगी, लेकिन साथ ही ये बताएं, क्योंकि आप उसी जगह पर हैं जहां पर ये घटना हुई है, जो आरोपी है क्या वो इसी इलाके में रहते हैं, इसी गली में रहते हैं? उनका घर यहां से कितना दूर है और क्या आसपास कोई और पुलिस चौकी भी है? देखिए, पास में थाना है, पुलिस चौकी तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई स्टाफ रूम बनाया हुआ है। लेकिन जो आरोपी है उनके बारे में जानकारी मिली है कि थोड़ी दूर पर जाकर उनका घर है यहीं पर। हालांकि वहां हम अभी नहीं जा पाए हैं क्योंकि यहाँ पर हम रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जानकारी है कि कुछ दूरी पर उनका घर है और वो वहां से फरार है। और इसीलिए वो बाकायदा, उनको ये जानकारी थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने हमारी बाइक जब्त की है वो इस गली के आसपास है, यहाँ पर वो गश्त कर रहे हैं, यहाँ पर वो बैठे, इसीलिए वो पूरी लाठी डंडों के साथ पहुंचे। और जिस तरह से मैंने बताया कि कई उन्होंने चक्कर काटे, उनको जब मिले नहीं पुलिसकर्मी तो वो पूरी तैयारी के साथ है कि अगर आज पुलिस हमको मिलती है, वो कांस्टेबल अगर हमको मिलते हैं तो उन पर हमला किया जाएगा और मिर्च उनकी आंखों में झोंकी जाएगी। यानी कि पूरे इरादे के साथ ये हमला किया गया। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई विवाद हुआ और झगड़ा हो गया, नहीं, बल्कि वो पुलिस वालों को ढूंढते हुए आए और उसके बाद हमला किया गया। तो ये बहुत ज्यादा एक तरीके से संगीन मामला है कि आप कानून के जो रक्षक है उन पर हमला भी कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो एक बात बिल्कुल साफ ही नजर आ रही है शोएब की जो अपराधी हैं उनको तो डर ही नहीं है ना, वहां पर एक नहीं बल्कि 3 से 4 पुलिस वाले हैं जिनको घेर कर वो पीट रहे हैं। तो ऐसे में तो पुलिस को अगर यहाँ पर लोगों के अंदर ये भरोसा लाना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, तो एक एक व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो नाबालिग है, चाहे वो वयस्क है या फिर कोई महिला है।
नहीं तो फिर तो हर कोई इसी तरह से पुलिस के ऊपर हाथ उठाने लगेगा। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आगे आपसे अपडेट लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। अब रिजर्वेशन फिर रिफॉर्म को लेकर के यूपी में सियासत काफी तेज हो चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और मौजूदा व्यवस्था के विरोध में चल रहे छात्रों के प्रोटेस्ट के बीच अब सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत की पहल शुरू हो चुकी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ बात की है। छात्रों से मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उनकी मांग को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया गया है। ब्रजेश पाठक ने साथ ही कहा कि अगले 2 दिन के अंदर वो छात्र के डेलीगेशन की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी कराएंगे। हालांकि यह मुलाकात किसी केंद्रीय मंत्री के साथ होनी है, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया कि किसके साथ मुलाकात होने जा रही है। जंतर मंतर पर 2 दिन पहले छात्रों ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शन किया था। इसके बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और ब्रजेश पाठक, जो कि खुद एक सवर्ण वर्ग से आते ब्राह्मण नेता है, आने वाले वक्त में 2027 में चुनाव है, तो उसके मद्देनजर जो यहां पर बातचीत हुई है स्टूडेंट के साथ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन हुआ उसमें आप सब की एक हमें पत्र मिला है। उस पत्र को हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया है और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है कि हमारे जो साथी हमारे युवा साथी जो जंतर मंतर पर धरने पर बैठे थे, उनकी मांगों पर हम विचार करेंगे, गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और किसी भी स्थिति में अपने देश के युवाओं का, अपने देश के छात्रों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। अब इसी बात की सूचना देने के लिए हम आपके बीच में आएंगे और 2 दिन के बाद आप लोगों की इच्छा थी कि हम केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखें, तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में 2 दिन के बाद इनकी बैठक होगी, उसमें हम इनको लेकर के जाएंगे और इनसे साथ में बात करेंगे। अब 2 दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों ने प्रदर्शन किया था। छात्रों का एक समूह कल भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रोटेस्ट से पहले ही हिरासत में ले लिया। रिजर्वेशन रिफॉर्म के छात्रों की मांग की ये सभी छात्र बौद्धिक क्षमता का समान विकास होने का मौका मिले, ये कह रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में भी सभी छात्रों को समान अवसर दिया जाए और किसी छात्र के साथ अन्याय ना हो। ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद छात्रों ने कहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का इंतजार है। के साथ थोड़ी सी बर्बरता हुई है, जो गरीबों के साथ बर्बरता हुई है उसको देखा जाए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जब भी हो तो उस पर ध्यान दिया जाए। और हमारी मानना है कि सर ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात कराई जाएगी और हम लोगों की बात वहां रखी जाएगी, तो सर अपने वादे पर खरा उतरेंगे और सर अपनी मांग को पूरा करेंगे। हमारा कहीं ना कहीं कहना है कि अगर जिनके केंद्रीय मंत्रियों से हो सके कराया जाए, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी से हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। लेकिन फिर कोई भी मंत्री हो, सभी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं और हमारा कहना है कि इस विषय पर एक बार गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और क्यों हम इस विषय को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र बनाते जा रहे हैं। और सर का बहुत आभार है जो सर ने हम लोगों की बात को सुना और आगे तक पहुंचाया, क्योंकि सर ही हमारी बात को आगे तक पहुंचा सकते थे और कोई ऐसा जरिया नहीं था हमारे पास। तो सर ने हम लोगों की बात सुनी। अब देखिए, रिजर्वेशन को लेकर के यूपी में सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के स्टूडेंट्स ने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की, तो अखिलेश यादव ने इस पर जोरदार रिएक्ट किया है। अखिलेश ने कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश पीडीए समाज के खिलाफ है और एक गहरा षड्यंत्र है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी और उसके संगी साथी वक्त वक्त पर किसी तरह से कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे शब्दों का प्रयोग करके आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। और हमारे साथ हमारी संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, इस वक्त आपके साथ जो लोग हैं उनसे जरूर बात कीजिएगा, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से डिप्टी सीएम की बातचीत हुई है, जो आंदोलनकारी है, क्या वो आश्वस्त हैं कि अब उनकी जो मांगे हैं उसे सुनी जाएगी और एक रास्ता निकाला जाएगा? ब्रजेश पाठक से जो लोग मिले थे उन्होंने भरोसा जताया कि अब ब्रजेश पाठक ने जिस तरह से, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि केंद्र में जाएंगे, मंत्री के सामने उनकी बात रखेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आज लखनऊ का ये 1090 चौराहा इसको कहते हैं, यहाँ पे सवर्ण मोर्चे का प्रदर्शन है। 12 बजे का टाइम है और कुछ लोग अभी से यहाँ पर आ गए हैं। पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में तैनात है। अब इन्होंने अपने हाथ में जो लिखा है उसमें लिखा है संवैधानिक अछूत सवर्ण मोर्चा। क्या मतलब है?
देखिए 1947 के आज़ाद भारत के सपने का मैं भूत हूँ। गौर से देखो मुझे सवर्ण कहते हैं, मैं संवैधानिक का छूत हूँ। जो पाठक जी के साथ में लोग बैठे थे वो सवर्णों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, वो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग थे और उनको अपनी राजनीति साधनी थी, वो उस पर्पज से बैठे थे। सवर्णों का मुद्दा है, सवर्ण लड़ेंगे और हर जिले हर प्रदेश के अंदर ये आवाज उठेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एडवोकेट ईशान प्रताप सिंह है, मैं संवैधानिक अछूत हूँ। अच्छा, लेकिन आप वकील हैं? जी, कहना तो वही चाहिए, वकील हूँ अभी। तो कहाँ तक आपने पढ़ाई की? मैंने कॉलेज से निकल के कोर्ट जाने तक पढ़ाई की है। तो आपको तो काम मिल गया है ना वैसे तो? अगर मुझे काम मिल गया है तो मेरे कई भाई ऐसे हैं, मेरे कई बंधु ऐसे हैं, मेरी कई आने वाली पीढ़ी ऐसी जिनको काम नहीं मिलेगा, उनका भविष्य खतरे में है। उनके लिए कॉलेज के अंदर पढ़ना खतरे में हो चुका है यूजीसी गाइडलाइंस के बाद से। तो मेरे लिए बोलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा काम निकल गया इसका ये मतलब नहीं कि मैं आगे वालों के लिए चुप रहूंगा। आपका नाम क्या है और आप क्या करती हैं? मेरा नाम एडवोकेट शौर्या सिंह राजपूत है। अच्छा, आप भी वकील? जी। आप क्या कह रही हैं, क्यों आप अपने को अछूत बता रही हैं कि संवैधानिक अछूत है? क्योंकि इतने टाइम से हम जिन भी नीतियों को मानते आए हैं, गाइडलाइंस को, एक्ट्स को, हम देख रहे हैं साल दर साल उस पर बढ़ोतरी होती जा रही है। सारी कास्ट को रिजर्वेशन में इंक्लूड करते जा रहे हैं और सवर्णों को सारी जितनी भी सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। और यूजीसी जैसे एक्ट आने के बाद हमारा बोलना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि यूजीसी एक्ट की पहली बात तो कोई नीड ही नहीं है। इस कंट्री में अगर एजुकेशन लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता रहेगा तो आप कैसे इक्वालिटी और इक्विटी की बात करेंगे इस कंट्री में? तो इसलिए हमारा बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उधर की बात करें जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उनका कहना है कि बहुत सालों तक, सदियों तक उनके साथ अन्याय हुआ और उनको ज़रूरत है आरक्षण की। तो एक बात बताइए कि जब ज़रूरत थी, एक रेमेडियल जस्टिस के तौर पे लागू किया गया था। अम्बेडकर जी ने कहा था कि रेमेडियल जस्टिस है, सालों से उन पर जो शोषण हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसको ब्रिज को गैप करने के लिए हम रिजर्वेशन को लेके आ रहे हैं। तो आप क्या सवर्णों के साथ भी वही चाहते हैं कि वो ब्रिज इतना क्रिएट हो जाए, आगे आने वाली जनरेशन पे हम भी उतने एक्सप्लॉयटेड हो जाएं? तब बोलेगा। हम ये नहीं कह रहे रिजर्वेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एक बार आप देखिए तो, स्टडी तो करिए, एनालाइज तो करिए, क्या वो चीज़ें जो आज से 100 साल पहले जीवन थी वो आज भी जीवंत हैं? आप कल कुछ लोग ब्रजेश पाठक से मिले थे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप लोग की जो मांगे बात है कि रिव्यू होना चाहिए रिजर्वेशन को लेकर, वो सेंटर तक पहुंचाएंगे। तो इसका भरोसा नहीं है आज आप लोग यहाँ पर फिर आए? देखिए, रिजर्वेशन मूवमेंट के नाम पे अगर 2-4 लोग जाके किसी पार्टी के लोगों से मिल के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कहीं पे जाके समझौता कर लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा समाज उनसे एग्री। क्या उन्होंने पूछा था वहाँ जाने से पहले? क्या समाज से पूछा गया था? कहीं पर ये उन्होंने कोई स्टेटमेंट निकाला था? वो जाके मिल गया और ये कहेंगे कि रिजर्वेशन हम एग्री कर रहे हैं, हम ख़त्म कर देंगे, हाँ सरकार इस पर विचार करेगी। ऐसे थोड़ी कोई आंदोलन खत्म होता है या शुरू होता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? आप क्या नाम है? क्या मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। मैं बांदा से आया हुआ हूँ, अभी जस्ट दिल्ली से आया हुआ हूँ यूजीसी प्रोटेस्ट करके। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि यूजीसी प्रोटेस्ट से वापस लेना चाहिए और आरक्षण। बिल्कुल, तो रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के रुचि जी यहाँ पर साफ तौर पर नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है, हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली में होने वाली बीजेपी की नई टीम की समीक्षा बैठक की। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में सभी प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद हैं। मीटिंग में चुनावी राज्यों यूपी, उत्तराखंड, पंजाब समेत अन्य राज्यों में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों समेत संगठन के अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। इसके पहले कल नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक हुई थी और इस बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के पदाधिकारियों को मंत्र दिया, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए कहा। पीएम मोदी ने पार्टी पदाधिकारियों को लोगों से कनेक्ट होने के लिए कहा और सभी पदाधिकारियों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव और करियर के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने सबको धैर्यपूर्वक सुना और अपने संगठन महामंत्री समय के अनुभव को सबके साथ साझा भी किया। पीएम ने एक्स पोस्ट पर लिखा, नई संगठनात्मक टीम के साथ काफी अच्छा संवाद रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल करीब 4 घंटे तक इस मीटिंग में बैठकर ना सिर्फ अपने पार्टी के सदस्यों को सुना, बल्कि उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है, जब वो संगठन के महामंत्री थे उस दौरान उन्होंने किस तरह से काम किया था, वो भी साझा किया और साथ ही साथ अपनी नई टीम को नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए उत्साहित और प्रेरित भी किया। अब कल टीम नितिन नवीन की मैराथन बैठक हुई थी। इसमें सभी नए 65 पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में वंदे मातरम को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के वंदे मातरम के केवल 2 पैरा गाने के फैसले की निंदा की गई और साथ ही इस बैठक में एक और बहुत बड़ा फैसला हुआ। बीजेपी ने जेनजी यानी कि युवा वोटर्स से जुड़ने के लिए खास टीम बनाई है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन है, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी है और विनोद तावड़े के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी भी हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी शामिल हैं। आज नितिन नवीन की अध्यक्षता में संगठन की समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें सभी राज्यों के अध्यक्षों के अलावा प्रभारी और संगठन महामंत्री भी शामिल हैं। तो बीजेपी की बैठक से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को लेकर खास कार्यक्रम आयोजन करने को लेकर भी मंथन शुरू हो चुका है। एक अभियान चलाया जाएगा और बीजेपी का यह नया संकल्प होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 तारीख को ये शुरू किया जाएगा। करीब 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों तक यहां पर बीजेपी पहुंचेगी, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को वहां तक पहुंचाएगी। सेवा में मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम चलाया जाएगा, क्योंकि सेवा पखवाड़ा चलता है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दौरान। तो सेवा कार्य को सोशल मीडिया पर साझा करने की अपील की जाएगी, ताकि लोगों को देखें और समझें, उनके साथ कनेक्ट किया जाए, युवाओं के साथ, कि किस तरह से पार्टी जमीन पर जुड़ी हुई है। सरकारी योजनाओं से छूटे लोगों को जोड़ा जाएगा, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिले हैं। जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो पहुंचाया जाएगा। सेवा सेतु के जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा। सेवा सेतु यानी कि आप लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को सरकार के कार्यक्रमों के साथ जोड़ेंगे। उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ इस पखवाड़े के दौरान जो चलेगा, लंबा ये संकल्प, ये कार्यक्रम चलेगा, इस दौरान दिया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर को लेकर मनाती है। इस बार एक संयोग है कि 7 अक्टूबर 2001 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। उसको इस 7 अक्टूबर को 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह सोचा गया कि हम जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़ा करते हैं, तो ये 25 साल का औचित्य ध्यान में लेते हुए हम इसको एक सेवा संकल्प अभियान 1 मास का पूरे देश में ये अभियान चलाए और जिसमें मोदी जी के व्यक्तित्व का अहम जो सेवा का भाव है उसको लेकर ये पूरे अभियान में कई गतिविधियां हो। ये मूलतः सांगठनिक बैठक था, तो इसमें जो चर्चा हुआ वो तो मीडिया को बचाना उचित नहीं रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर क्या सेवा कार्य किया, पूरा देश की आम जनता के साथ, पिछड़े हुए जनता के साथ, अनुसूचित जाति का साथ, युवाओं के साथ, महिला का साथ क्या हम लोग किया है और आने वाला दिन में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अभियान चलेगा। उसमें सबको भाग लेना है, पूरा पार्टी में इसमें शामिल रहेगा। भारत सरकार की स्पेस पॉलिसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से देश का स्पेस सेक्टर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के स्पेस सेक्टर में काम कर रहे स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स से मुलाकात की और इस दौरान भारत में तेजी से बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया है कि स्पेस सेक्टर को लेकर सरकार अपनी नीतियों में निरंतरता बनाए रखेगी। रिस्क लेने वाले उद्यमियों को पूरा सपोर्ट मिलेगा और उसी का नतीजा रहा कि स्काई रूट जैसी एक स्टार्टअप कंपनी ने महज चंद सालों के अंदर ही अपना रॉकेट बनाया और साथ ही साथ सैटेलाइट को लॉन्च करके अंतरिक्ष में उसे स्थापित भी कर दिया। और इसी तरह के और भी स्टार्टअप्स भारत में शुरू हो चुके हैं और इनको बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी नीति भी बना रहे हैं और सरकार मदद भी कर रही है। जो भी हम निर्णय करें, हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई
ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। इंडिया फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है। एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है। 1 रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि 1 लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर, इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन यूएस और यूरोप में, वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं। अब खबर शहर शहर हो रहे मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन से जुड़ी है। त्योहार का सीजन आते ही मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। नकली दूध, नकली पनीर, नकली मावा और नकली तेल से मिठाई बनाकर लाखों लोगों की सेहत के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसे ही मिलावटखोरों के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर एक्शन शुरू हुआ है। अब यूपी से लेकर के राजस्थान तक फूड डिपार्टमेंट जगह जगह रेड डाल रही है, जिसमें घी, पनीर और मिठाई बनाने वाले कारखानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। यूपी में 24 घंटे के अंदर 4 बड़े शहरों में छापेमारी के दौरान सैकड़ों किलो मिलावटी पनीर मिला, नकली घी मिला और उस सबको बरामद किया गया। ये छापेमारी लखनऊ में हुई, आजमगढ़, बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा में भी हुई है। लखनऊ में छापेमारी के दौरान 1,500 किलो से ज्यादा खराब मिठाई बरामद की गई। वहीं बुलंदशहर में 2,500 लीटर दूध बरामद हुआ। अब जिसे शक होने पर लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया गया है। आजमगढ़ और ग्रेटर नोएडा में भी फूड डिपार्टमेंट में भारी तादाद में खाने पीने का मिलावटी सामान बरामद किया और जयपुर में भी 6,900 लीटर संदिग्ध मूंगफली का तेल सीज किया गया है। शहर अलग अलग है लेकिन वही काला धंधा है। पहली खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बताते हैं। ग्रेटर नोएडा में मिलावटखोरी के खिलाफ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक्शन तेज हो चुका है। ग्रेटर नोएडा में छापेमारी के दौरान लखनवी गोल चक्कर के पास एक गाड़ी से तकरीबन 400 किलो मिलावटी नकली पनीर बरामद हुआ है। खाद्य विभाग की टीम ने गौतम बुद्ध नगर में मिले इस मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया। प्रशासन की ओर से जांच में पाया गया कि नकली पनीर को पाम ऑयल समेत कई मिलावटी पदार्थ मिलाकर बनाया जा रहा था। और इसके साथ ही जांच में यह भी सामने आया कि मिलावटी पनीर को अलीगढ़ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही यहां पर प्रशासन का डंडा चला। नहीं तो सोचिए, यही वो मिलावटी पनीर है जो आपके खाने की थाली में होता, आपके पेट में जाता और आपकी सेहत को और आपकी जान को खतरा पैदा करता। तो ये ग्रेटर नोएडा की तस्वीर देख रहे हैं। अब ग्रेटर नोएडा में जबरदस्त तरीके से खपत होती है पनीर की, दूध की, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रेजिडेंशियल ये एक टाउन है, सिटी है। अब जो आसपास के इलाके, चाहे बुलंदशहर हो, अलीगढ़ हो, ये तमाम जो आसपास के इलाके हैं, अब यहां पर ये मिलावटी जो सामान तैयार किया जाता है और इसकी सप्लाई कर दी जाती है नोएडा जैसे शहरों में। अब वहां पर जब आता है तो आप सोचिए कि लोगों के घरों तक पहुंचता है। अब पुलिस ने या प्रशासन ने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया, रेड करना शुरू किया, तो उनके हाथ, ये तो किस्मत की बात है कि लग गया ये नकली पनीर और नकली जो भी मिलावटी सामान है। अगर नहीं हाथ लगता तो सोचिए, तो इसकी तो खपत हो रही होती, लोगों के घरों तक ये पहुंचता। अलीगढ़ से आ रहा था, यहाँ एनसीआर में ये सप्लाई करते हैं, उसी को गाड़ी रात की रोकी थी। गाड़ी रोक के लगभग 350 किलो पनीर पाया गया था, जिसका नमूना संग्रहित करने के बाद उसको सुरक्षित और अच्छा में रखवा दिया गया था। प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित होने के कारण इसको विधिवत
नष्ट कराया गया है। मिलावट अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें स्टार्च की मिलावट होती है और स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ में ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड पाम ऑयल मिलाते हैं। इस प्रकार की मिलावट होती है और मिल्क फैट की जगह पे अगर इस प्रकार की फैट व्यक्ति खाएगा तो निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब लखनऊ के काकोरी में भी फूड डिपार्टमेंट का एक्शन हुआ है। काकोरी के हरदोइया लाल नगर में मैसर्स शिवाची स्वीट्स पर छापेमारी के दौरान एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां मिली हैं। रेड के बाद जब्त की गई 1675 किलोग्राम दूषित मिठाइयां और करीब 1000 लीटर घोल गड्ढा खोद करके मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। तो आप देखिए, मिठाई बनाने के लिए जिन पदार्थों का, जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस घोल का इस्तेमाल किया जाता है, वो कितना दूषित था कि यहाँ पर उसे तुरंत ही नष्ट करना पड़ा, क्योंकि त्योहारी सीजन है, आगे चलकर के लोग ज़्यादा संख्या में मिठाइयाँ खरीदेंगे और ऐसे में ये मिठाई बाजार से लोगों के घर तक ना पहुँचे, इसलिए मौके पर ही टीम ने इसे नष्ट कर दिया है। लखनऊ में जब फूड डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो हर कोई हैरान रह गया। जहां मिठाइयां रखी गई थी वहां मक्खियां दावत उड़ा रही थी। जिस घोल का इस्तेमाल मिठाई के लिए किया जाना था उसमें भी मक्खियां पड़ी हुई थी और पास ही गाय भैंस बंधी हुई थी। गोबर के छींटे मिठाई को नया फ्लेवर दे रहे थे। पास ही गंदा और बदबूदार पानी रुका हुआ था। डिपार्टमेंट ने प्लास्टिक के गंदे ड्रमों में रखा गया 1000 लीटर SMP पानी और चीनी का घोल नष्ट कर दिया। ये घोल मक्खियों को गिरने से संक्रमित हो चुका था, क्योंकि इसके अंदर मक्खियां बैठती थी, फिर उसमें मर जाती, तो उसमें पड़ी रहती थी और उसी का इस्तेमाल देखिए ये मिठाई बनाने के लिए किया जा रहा था। कितनी अनहाइजीन कंडीशन है। ये पूरे मक्खियाँ गिर रही हैं इसमें। इन्होंने दूध बनाया है, इसमें मक्खियाँ गिर रही हैं। ये पूरा इसमें भी मक्खियाँ जा रही हैं। उसी में तबेले की आड़ में मिठाई का काम कर रहे हैं। तो ये तो आजमगढ़ की आपको दिखाई एक्शन, लेकिन अब आजमगढ़ में भी मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक मिठाई फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान 2.5 क्विंटल मिलावटी मिठाई जब्त की गई है। सिधारी थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में खाद्य विभाग की टीम ने जब मौके पर पहुंचकर के फैक्ट्री का निरीक्षण किया तो ये पाया कि वहां पर खराब और मिलावटी मिठाइयां बरामद की गई। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिलावटी मिठाई को जब्त करके नष्ट कर दिया और फैक्ट्री में मिली मिठाइयों के सैंपल को लेकर जांच के लिए भेज दिया है। अब अधिकारियों ने यह भी बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम लगातार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। वहाँ पर संदिग्ध अवस्था में जो है लगभग 2.5 कुंटल मिठाई जो है दूषित अवस्था में, संदिग्ध अवस्था में पाई जाए, वो जो है लगभग 62,500 रुपया मूल्य की है। उसको जो है जब्त कर उसको नष्ट कराया जा रहा है। और इस प्रकार का अभियान जो है पूरे जनपद में संवेदनशीलता को देखते हुए रक्षाबंधन के जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे संचालित किया जा रहा है। अभी ये प्रारंभिक अवस्था में मिठाई आगामी रक्षाबंधन त्योहार में सप्लाई करने के लिए जो प्रथम दृष्टया पता चला के लिए कर रहा था, अभी इसकी सप्लाई चैन कोई निर्धारित नहीं हो पाई है। होगी जैसी हम सूचना खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें। और बुलंदशहर में प्रशासन हरकत में आया। बुलंदशहर में खुर्जा के गांव डाबर में मौजूद श्रीराम डेयरी पर मिलावटखोरी की सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम पहुंच गई छापेमारी के लिए और यहां से करीब 2,500 लीटर दूध, 200 किलो पनीर और 150 किलो मिलावटी घी बरामद कर लिया। जिसके बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पनीर, घी और दूध के सैंपल जांच के लिए लैब में भेज दिए। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी इस डेयरी के सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं और अब सैंपल की रिपोर्ट आने पर जो डेयरी के संचालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। श्रीराम डेयरी प्रोडक्ट फार्म है, यहाँ पर ये डाबर क्षेत्र में है और यहाँ पर टीम आई है। टीम ने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो भंडारित मात्रा में दूध पाया गया वो 2500 लीटर दूध के करीब है और 200 किलो पनीर और लगभग 150 किलो घी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो खाद्य पदार्थ है उसके नमूने लिए गए हैं। बाकी साफ सफाई के लिए इनके लिए नोटिस, इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है। कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ इस तरह से कोई भी अडल्ट्रेंट इनके यहाँ फिलहाल नहीं पाया गया है और बाकी टीम बकायदा नज़र रखे हुई है और सूचना भी ले रही है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की चीज़ मिलती है तो आगे भी कार्रवाई करें।
और उधर राजस्थान में भी मिलावटखोरों पर लगातार एक्शन हो रहा है। राजस्थान में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रही है। अब जयपुर के गोविंद नगर में मैसर श्री श्याम वेजिटेबल पर छापा मारा गया। यहां से 6,900 लीटर संदिग्ध मूंगफली तेल सीज किया गया। अब उदयपुर में 6,000 लीटर संदिग्ध और दूषित दूध नष्ट कराया गया। इसके अलावा पाली, खैरथल, तिजारा, भीलवाड़ा और अजमेर में 148 किलो दूध प्रोडक्ट्स और मावा नष्ट किया गया है। अब बीकानेर में 65 किलो संदिग्ध घी और खाद्य तेल नष्ट किया गया है। सैलाबी आफत को लेकर आज देश में 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी के बीच उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भीषण लैंडस्लाइड ने लोगों को डरा दिया है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी का जलस्तर रौद्र रूप धारण कर चुका है और अखनूर में सैलाबी संकट के बीच फंसे 3 लोगों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई जा सकी है। देहरादून में तमसा नदी का जलस्तर विकराल बना हुआ है। पहाड़ों से पानी तेजी के साथ टपकेश्वर महादेव मंदिर और आसपास के इलाकों में तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। अब अलग अलग राज्य में बाढ़ से हालात काफी खराब बने हुए हैं। यूपी और बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। काशी, प्रयागराज, कानपुर, पटना में प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। नदी किनारे के इलाके से बचने की अपील की जा रही है। जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से घाट, मंदिर डूब रहे हैं। 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। खासकर नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से जबलपुर और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पानी भरने के चलते पूरा इलाका टापू पे तब्दील हो चुका है। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी अगले 3 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये मंडी की तस्वीर है, जहां पर एक खौफनाक मंजर देखने को मिला है। लगातार बारिश होने की वजह से इस इलाके में भूस्खलन हुआ है। अब तस्वीर हिमाचल के मंडी जिले की आपको दिखाई हमने, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरकने से तबाही मची। पहाड़ की ऊंचाइयों से एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने लगा, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। ये तस्वीर आपके सामने, मलबे के साथ बड़े बड़े चट्टान गिरने लगे। लगातार हो रही बारिश के चलते ये पूरा जो एरिया है वो डेंजर जोन में तब्दील हो चुका है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। भारी भूस्खलन के चलते इस इलाके में आवाजाही भी काफी बाधित हुई है। प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। और इसी जगह की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश के चलते पूरा इलाका इस वक्त डेंजर जोन बना हुआ है। भीषण लैंडस्लाइड हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर इतने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो फिर भी क्यों यहाँ पर जो पहाड़ है वो दरक रहे हैं? इसकी वजह यह है कि लगातार जो बारिश हो रही है उसके वजह से जो ये मिट्टी है वो काफ़ी लूज़ हो गई है, ढीली पड़ गई है। अब जैसे ही यहाँ पर ऊपर तेज़ी से कोई बारिश होगी या फिर क्लाउड बस्ट होगा और पानी नीचे आएगा, तो उसके साथ जो मलबा आता है वो इस मिट्टी या चट्टान को अपने साथ लेकर नीचे आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। और उसी का एक जो आपको उदाहरण इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से लैंडस्लाइड होते हैं और अचानक ही जब लैंडस्लाइड होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका असर क्या होता है। यहाँ पर जो मकान थे आसपास जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है उसको पहले ही खाली करा लिया गया था, क्योंकि पहले ही धीरे धीरे चट्टानें गिरने लगी थी। अब वहाँ से इसलिए पहले ही परिवारों को हटा लिया गया था, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं वो जानते हैं कि जब एक एक करके पहाड़ से टुकड़े गिरने लगते हैं तो उसका मतलब होता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और देखिए वही सही साबित हुआ और लोगों की जान बच गई। अब सोचिए अगर ये रात के वक्त होता तो क्या होता। तो आप सोचिए कि 2 से 3 परिवार इसकी चपेट में आ जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत होती। लेकिन गनीमत ये रही कि दिन में यह हादसा हुआ जिससे लोगों की जान बचा ली गई। अब पहाड़ों में इस वक्त हालात काफी ज्यादा विकट बने हुए हैं। तस्वीरें आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर फ्लैश फ्लड का अटैक हुआ है। भारी बारिश और पानी के प्रहार से ट्रक की जल समाधि बन गई है। अचानक से इतनी तेजी से सैलाब आया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, नदी से सटे हुए इलाकों में तबाही मच गई। भारी भरकम ट्रक सैलाब में तिनके की तरह बहता हुआ नजर आया और ये सब कुछ ही मिनटों में हो गया, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि आप देखिए कि पूरी की पूरी गाड़ी वहां पर फंस गई।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे पानी के इस मझधार में ये पूरी की पूरी जो ट्रक है वो फंस चुकी है और जो ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर था वो तो वक्त रहते बाहर निकल गया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ कि ट्रक जिसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है वो पूरी तरह से ढक चुकी है। अब देहरादून में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते तमसा नदी का जलस्तर अब डेंजर जोन से पार हो चुका है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर इलाके में भारी तबाही मची है। मंदिर का हिस्सा और घाट डूब गए हैं। पानी की तेज धार की वजह से पहाड़ों से जो पानी लगातार आ रहा है उससे अब किनारों को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब ये देखिए कि जो तेज धार है वो किस तरह से जो यहाँ पर पिलर्स बने हुए हैं, मंदिर के पास घाट बने हुए उसके आसपास से गुजर रहे हैं। अगर लगातार इसी तेजी से पानी बढ़ता रहा तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नींव है, नींव तक को हिला सकते हैं। अब नदी का जो हिस्सा है आप देखिए जहाँ से गुजरा है उसके आसपास जो तेज़ कटान हो रही है ये सबसे खतरनाक होता है। अब मंदिर के जो नीचे का इलाका है, जो घाट है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। आगे भी लगातार पानी जो बहता हुआ जा रहा है, इसकी तेज़ रफ्तार की वजह से जो निचले इलाके होंगे उनके लिए भी आगे खतरा बड़ा पैदा हो गया है। अब तमसा नदी का जलस्तर क्यों इतना बढ़ गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी वजह है कि पहाड़ों ऊंचाइयों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से जो पानी है वो नीचे तेजी के साथ आ रहा है, अपने साथ मलबा लेकर आ रहा है, गाद लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ खतरा पैदा हुआ है किनारे में बसे लोगों के लिए, घरों के लिए। अब उत्तराखंड के बाद आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से जहां पर चिनाब नदी में 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद 3 जिंदगियों को बचा लिया गया। चिनाब नदी के चांदिया घाट पर शनिवार रात में 3 लड़के दरअसल पत्थर के किनारे बैठे हुए थे और तभी अचानक से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। तीनों लड़के पानी की तेज धार के बीच फंस गए। स्थानीय लोगों ने अखनूर पुलिस को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस, भारतीय सेना, SDRF की टीम ने रस्से के सहारे इन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। तीनों लड़के काफी देर तक पत्थर पर बैठे मदद की गुहार लगाते रहे, जिसके बाद तुरंत प्रशासन एक्शन में आया और काफी मशक्कत के बाद इन तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर सैलाब की आफत आई है। अब ये देखिए नर्मदा नदी का ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है जबलपुर का, जिसे भेड़ा घाट कहा जाता है और दोनों तरफ आपको मार्बल के पहाड़ नजर आ रहे होंगे, लेकिन अमूमन यहाँ पर इतना पानी होता नहीं है, नीचे तक रहता है पानी और पहाड़ों को आप देख सकते हैं क्योंकि ये रिफ्ट वैली है। भारत की जो नर्मदा रिफ्ट वैली है वो यहीं से गुजरती है, तो भेड़ा घाट का जो ये इलाका है बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। अब देखिए कितना यहाँ पर पानी आया, लगातार जो बारिश हो रही है उसके चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पूरा का पूरा जो भेड़ा घाट और आसपास का इलाका है इस वक्त पानी से लबालब भरा हुआ है। अब ओडिशा में भी सैलाबी आफत जारी है। बालासोर में मयूरभंज, केंद्रपाड़ा समेत 6 ऐसे जिले जहां पर तबाही मची हुई है। केंद्रपाड़ा इलाके में सबसे ज्यादा सैलाबी तांडव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रिहायशी इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर दरिया बह रहा है, खेत खलिहान सब कुछ पानी में समा गए हैं। ओडिशा में सैलाब से अभी भी 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में भी आज मौसम बहुत ही खुशगवार है और सुबह सुबह जैसे बारिश की शुरुआत हुई तो लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली के महात्मा गांधी रोड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह के वक्त जब बारिश हो रही थी। अब रविवार होने की वजह से ट्रैफिक काफ़ी कम था। जो लोग निकले थे काम के लिए हालांकि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वाटर लॉगिंग की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन मौसम खुशगवार होने की वजह से लोगों को बहुत ही आज आनंद मिला है। लेकिन अगर ये लगातार बारिश होती रही तो फिर जैसे ही सोमवार आएगा, मंगलवार आएगा तो लोगों को दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। और गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से अब बिहार में हड़का मचा हुआ है। दरअसल पटना में गंगा नदी तेजी से बढ़ रही है और पानी घाट को अपनी चपेट में ले चुका है। निचले इलाके तो पूरी तरह से डूब गए हैं और घाट के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी काफी दहशत है। पानी ज्यादा होने के चलते लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पटना से सटे हुए ग्रामीण इलाके जो हैं वहां पर पानी भरने से आवाजाही बाधित हुई है। लोग नाव के सहारे से आवाजाही करने को मजबूर हैं। अब आपको हम संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रयागराज में भी लगातार जो बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में, अब उसका असर दिखने लगा है। यहाँ पर मौजूद गंगा जी और साथ ही यमुना जी का जलस्तर लगातार बढ़ा है और संगम किनारे भी पानी बढ़ जाने की वजह से जो घाट हैं वो डूब चुके हैं। अब किनारों पर रह रहे लोगों को पहले ही चेतावनी दी गई है कि वो दूर रहें। 15 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ के हालात भी विकट बन गए हैं। अब देखिए अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। घाटों पर पानी भर चुका है। प्रशासन श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, वहां से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। जो भी घाट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें नदी में संभल कर स्नान करने की अपील की जा रही है।
खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है, जहां से दिल दहलाने वाली एक तस्वीर सामने आई है। जमीन के विवाद में खूनी फसाद यहां पर छिड़ गया। जमीन विवाद में शख्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। ट्रैक्टर से कुचलने का ये वीडियो सामने आया है और ये तस्वीर बताती है कि आप सोचिए कि एक जमीनी विवाद कितना खतरनाक हो सकता है कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। एक पक्ष ने दूसरे गुट के शख्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, सोचिए, जिसके बाद रण और भीषण हो गया। औरत, मर्द, बुजुर्ग सभी इस जंग में लाठी डंडे लेकर के कूद पड़े। इसी दौरान ट्रैक्टर चढ़ा करके शख्स की हत्या की कोशिश की गई। जयपुर ग्रामीण के नरेना थाना इलाके में ये पूरी घटना घटी है और इस घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जब विवाद चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडे से वार हो रहा था, तभी दूसरे पक्ष के शख्स ने ट्रैक्टर चढ़ा दी अपने विरोधी पक्ष के शख्स के ऊपर। वो नीचे गिर गया, उसके ऊपर से ट्रैक्टर का पहिया भी निकल गया।